हेलो चिल्ड्रन, हेलो चिल्ड्रन। आई होप आप सब लोग अपने घर पे सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। और आपको सेफ़ और हेल्दी रखने के लिए ही हम आपके घर पे डायरेक्ट स्टडी यानी डायरेक्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन फैसिलिटीज़ के द्वारा। सो चिल्ड्रन, हमने जैसे कि 12th क्लास के चैप्टर इंडियन इकनॉमी 1950 टू 1990 2 वीडियोज़ मैंने मेरे कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अंदर आपने देखा था कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, प्लानिंग सिस्टम पढ़ा था कि क्या प्लानिंग है, प्लानिंग के क्या गोल हैं। उसके बाद में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। अब ये सब रिफॉर्म्स और ये सब चीज़ें देखने के बाद में अब जो सेकंड आता है एग्रीकल्चर के बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर आता है वो आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो प्ले अ वेरी इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। एग्रीकल्चर के अंदर हमने लैंड रिफॉर्म, लैंड सीलिंग पढ़ा था। टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज़। किस तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इंडिया ने अडॉप्ट करी और ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट करी। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रीज़ को लेंगे। इंडस्ट्रीज़ के अंदर चिल्ड्रन देखना है हमें कि पहली बात तो कि इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें पहले पता होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों ज़रूरी है कि किसी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो उसका पहला कारण है इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल देन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मोर स्टेबल, मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। मॉडर्नाइजेशन जो है वो ज़्यादा होगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है कि कांस्टेंट इनकम का सोर्स होता है ये। ठीक है, एग्रीकल्चर की तरह नहीं है कि भाई 3 महीने काम है, उसके बाद में ब्रेक आ जाएगा, फिर 3 महीने काम होगा, नेक्स्ट के 3 महीने होगा कि नहीं होगा ये मानसून पर डिपेंड करता है। तो इस तरह का सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ पे एक तो कंटिन्यूटी से आपको वर्क जॉब मिलता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी जब रहती है तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है। जैसे जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इकनॉमी के अंदर मॉडर्नाइजेशन भी आएगा और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी भी होगी। इट फैसिलिटेट्स एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री ना केवल अपने आप इंडस्ट्री ना केवल खुद ही एक इंडस्ट्री सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सेल्फ रिलायंस होने के अंदर ये बहुत ही बेनिफिशियल है। जब हम इंडस्ट्रीज़ खुद के बनाएंगे तो खुद का प्रोडक्शन करेंगे, बाहर से की जो कंट्रीज़ है, बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सेल्फ रिलायंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फिर आता है बैलेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एक बैलेंस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट का क्या उस वक्त रोल रहा कि भाई इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए तो क्या क्या गवर्नमेंट ने किया। तो डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री इज़ वेरी असेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। जो हैवी इंडस्ट्रीज़ थी जिनके अंदर कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर सकती थी। हैवी इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये कह सकते हैं कि हम जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है। तो अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ये आयरन है, एक स्टील है, ये एक ही इंडस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत सारी, इससे मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ बनती हैं। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ को हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। इट ऑल्सो हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ इनकम, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड एक्सप्लॉयटेशन। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये थी कि अगर हम अभी भी प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दे देते तो प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस देने से ये होता है कि एक तो इनकम जो होती वो कुछ ही ग्रुप के अंदर कंसंट्रेट हो जाती। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा होता जो जहाँ पर इनकम सारी कंसंट्रेट हो जाती और वो पर्टिकुलर ग्रुप जो होता वो पावरफुल बन जाता। और फिर उसके बाद में क्या होता है, इट स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग द कंट्री। पूरे कंट्री को फिर ये क्या करने लग जाते, एक्सप्लॉइट करने लग जाते। तो हमारी सरकार कभी भी नहीं, हमारी जो प्लानिंग अथॉरिटीज़ थी वो कभी भी नहीं चाहती थी कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए पूरी तरीके से कंट्री के अंदर और जितनी भी संपत्ति वो प्राइवेट सेक्टर में चली जाए। ठीक है,
टू एंश्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अगर सरकार जब काम करती है तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट से करती है, और अगर प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो फिर वो कुछ पर्टिकुलर जहाँ उनको बेनिफिट होता है वहीं पे काम करेगा, ना कि सब जगह काम करेगा। ऑफर कंपटीशन टू द प्राइवेट सेक्टर। अगर सरकारी कंपनियां भी साथ में काम करती रहेंगी तो प्राइवेट सेक्टर को भी क्या मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा। तो ये बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सरकारी जो कंपनियां होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती है, उनका क्या रोल होता है। हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए पब्लिक सेक्टर इम्पॉर्टेंट होती है, बेसिक इंडस्ट्रीज़ के लिए जो बेसिक जो होती हैं उनके लिए भी कौन इंडस्ट्रीज़ होती है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि वाई प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट असाइन लीडिंग रोल इन इंडियाज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को उस समय हमने लीडिंग रोल क्यों नहीं दिया, उसके बेसिक कारण क्या थे। सबसे पहले जी, नॉट हैव कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर के पास में इतना कैपिटल नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, पहली चीज़, उनके पास इतना कैपिटल था ही नहीं, इतनी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते। मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ। दूसरा कारण, उस वक्त मार्केट इतना बिग नहीं था। मार्केट का मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, क्वालिटी ऑफ कंज्यूमर्स हैं, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, इतनी हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इतना अच्छा मार्केट डेवलप नहीं था कि इंडस्ट्री जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर सके, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या कर सके। तो मार्केट इतना डेवलप नहीं था। तो अगर जब मार्केट इतना अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर के पास अगर कैपिटल है भी तो वो कैपिटल अपना प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज इंडस्ट्रीज टू टेक मेजर प्रोजेक्ट इवन इफ दे हैव कैपिटल। अगर कैपिटल होने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं करेंगे। नॉट एबल टू बोरो टेक्नोलॉजी बिकॉज इट इज़ सो कॉस्टली। टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी और वो इसको बोरो नहीं कर सकते थे। सेकेंड चीज़ आती है कि नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। पहला जो जो हमारा रेजोल्यूशन था, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बता रखा है, पहला जो रेजोल्यूशन था वो 1948 का था। अगर क्वेश्चन फर्स्ट आता है तो आप 1948 लिखेंगे, लेकिन बाद के जब हम लिखेंगे तो 1956 आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर 1948 इज़ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि भाई इस रेजोल्यूशन में क्या हुआ। इस रेजोल्यूशन में सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन हुआ। इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, सबसे पहले पूरी एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेज जिसको अपन कहते हैं। सेकंड कैटेगरी बनाई सेमी गवर्नमेंट, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का है, लेकिन मैक्सिमम शेयर किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं। थर्ड कैटेगरी थी प्राइवेट सेक्टर किस में था, सेक्टर कैप्शन कंट्रोल द स्टेट थ्रू। अब जो सरकार इसको प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल किससे करेगी, लाइसेंस के थ्रू करेगी। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किस लिए किया गया, बैकवर्ड रीजन्स को भी डेवलप करने के लिए। जो बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे प्राइवेट सेक्टर, उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स जो होते हैं वो भी उनके मिनिमम होंगे या कम कर दिए जाएंगे। ये कारण क्या था कि भाई इस तरह से क्यों किया गया, तो ये था कि इससे क्या होगा, जब भी कोई फैक्ट्री एक बैकवर्ड एरिया में लगती है तो उसके आसपास की चीज़ें अपने आप डेवलप होने लग जाती है, क्योंकि जब जैसे ही फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई तो वहाँ पानी की भी ज़रूरत है, बिजली की भी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट है। तो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए लाइसेंस का यूज़ किया। उसके साथ में उनका जो यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया कि अगर आप बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो आपको इजी लाइसेंसिंग होगी, टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, टैरिफ्स आपके कम कर दिए जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे कि जो रिमोट रीजनल एरियाज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वालिटी हो जाएगी उनके अंदर। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंदर, कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्यों लगाई जाए।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाने का सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होती है, और लेबर इंटेंसिव होती है इसका मतलब वो एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट करती है। तो उस समय ऐसी कंडीशन थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही लगाते रहेंगे तो सारा कैपिटल और मशीन काम करेगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। तो उस समय की जो रिक्वायरमेंट थी, उस समय की जो कह सकते हैं कि हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, जिसके अंदर एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम था कार्वे कमेटी। ये जो एक्ट बना 1955 के अंदर, ये कमेटी बनी थी कार्वे कमेटी। प्रमोट करना, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनको टोटली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया गया, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाएंगी। इससे क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड हो सकती हैं। इसके साथ साथ में उनको कंसेशन दिया जाता था, लोअर एक्साइज ड्यूटीज़, उनके ऊपर टैक्सेस कम लगाए जाते थे, बैंक लोन भी उनको लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रोवाइड कराए जाते थे। फिर हम पढ़ेंगे ट्रेड पॉलिसी। तो अभी तक हमने इंडस्ट्री की पॉलिसीज़ पढ़ी। इंडस्ट्री पॉलिसीज़ के अंदर हमने ये पढ़ लिया कि हमने IPR यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 अडॉप्ट किया, जिसके अंदर हमने प्राइवेट और एक पब्लिक, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट, 3 तरह की इंडस्ट्री बनाई। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पूरा फोकस रखा गया। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस के बिना वो डेवलप नहीं हो सकती हैं, ये हमने कुछ क्राइटेरियाज उनके ऊपर डाले। उसके बाद में हमने कार्वे कमेटी बनाई जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए थी, और ये 1955 के अंदर बनी थी। तो ये हमारी हो गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रेड पॉलिसी। फिर ट्रेड पॉलिसी कैसी थी, तो ट्रेड पॉलिसी कैसी थी तो देखेंगे कि ट्रेड पॉलिसी जो थी वो इनवर्ड लुकिंग थी। इनवर्ड लुकिंग का मतलब होता है कि हमने हमारे देश में ही प्रोडक्शन करना है, बाहर की प्रोडक्ट्स के ऊपर, बाहर की कंट्रीज़ पे, बाहर की कंपनियों पे डिपेंड नहीं रहना है। इसीलिए इसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया जिसे कहते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। टू सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग मेक इन होम कंट्री। अगर जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम हमारे रिसोर्सेज से हमारे कंट्रीज़ के अंदर इजीली बना सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट के इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, यानी हम इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे होम प्रोडक्शन से। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। गवर्नमेंट ने भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ताकि हमारी जो होम इंडस्ट्री है, जो कि इतनी उस समय ग्रो नहीं हुई थी और कंपटीशन फेस करने लायक नहीं थी, इसीलिए हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया। किस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने 2 तरीके अपनाए, एक टैरिफ और दूसरा कोटा। टैरिफ टैक्सेस होते हैं, कोटास क्वांटिटी बताते हैं। टैरिफ्स आर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट गुड्स। टैरिफ्स क्या है कि इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना। दूसरा कोटास, स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्ट। जो गुड्स हमें इम्पोर्ट करने ही पड़ते हैं, उनके इंपोर्ट के ऊपर एक क्वांटिटी डिसाइड करें कि भाई इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा आप इंपोर्ट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने ट्रेड पॉलिसी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को अडॉप्ट किया, और उसके कारण, उसके पीछे जो कारण था, इट्स प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके लिए जो हमने टूल यूज़ करे वो टूल थे एक तो टैरिफ और दूसरा कोटास। टैरिफ टैक्सेस होते हैं, कोटास क्वांटिटी स्पेसिफाई करते हैं। तो ये जो है ये सब हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंदर पढ़ा। फाइन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ठीक है। चैप्टर है 1952 1990। इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस क्यों है? जॉब स्टेबिलिटी के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करती है, सेल्फ रिलायंस, बैलेंस ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। सेकंड, रोल क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट लगाएगी, गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा
रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले। इसके साथ साथ गवर्नमेंट रीजनल डेवलपमेंट यानी ओवरऑल डेवलपमेंट की सोचती है। गवर्नमेंट चाहती थी कि जो इनकम है देश की, उस समय ऐसी कंडीशन थी कि ऐसा ना हो कि कुछ जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके पास सारा पैसा चला जाए। वाई प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट, प्राइवेट सेक्टर के पास में कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, मार्केट इतना बिग नहीं था कि अगर कैपिटल अवेलेबल भी है उनके पास तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे। दूसरा, वो अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 आईपीआर, इसके अंदर क्लासिफिकेशन किया गया 3 तरह की इंडस्ट्री रहे, गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्री, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट। प्राइवेट को लाइसेंसिंग के थ्रू कंट्रोल किया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए एक कार्वे कमेटी बनी जिसका उद्देश्य था रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ये लेबर इंटेंसिव होती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। उसके बाद में हमने ट्रेड पॉलिसी पढ़ी। ट्रेड पॉलिसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करना है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कराना है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से हमें प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए हमने टैरिफ्स और कोटास को यूज़ किया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सभी पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको बताऊँगी। तो ये है इंडियन इकनॉमी 1950 टू 1990 का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हमने इंडस्ट्रीज़ को कवर किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Your subscription, your like and your share will motivate us to make more and more good videos for all the students. Thank you and have a nice day.